को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस नंबर 15। मंजर चूँकि बिल्कुल सामने था, उस बेदहानी के अंदाज में कैदियों को उतरते देखता रहा, लेकिन एक कैदी को देखकर मैं लरज़ गया। वो मेरा छोटा भाई महमूद था, जो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। मेरे हाथ पाँव बेजान से हो गए, आंखों में अंधेरा सा छा गया। मैंने आंखें मल मल कर उसे देखा। आह बिनाई धोखा नहीं दे रही थी। ये मेरा भाई ही था, मेरा छोटा भाई। भला अपने खून को नहीं पहचान सकता था, महमूद को नहीं पहचान सकता था, अपने महमूद को, मेरा महमूद। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मगर सारा वजूद मुजस्सम आवाज़ बन गया था। कैदियों को आगे ले जाया गया और मेरी निगाहें उनका ताक़ुब करती रही। वो बैरक 8 की तरफ जा रहे थे, यही मेरी बैरक थी। सिपाही करीब आकर रुक गया और उसने तल्ख लहजे में कहा, आराम हो रहा है? नहीं साहब। मैं फ़ौरन होश में आ गया, काम करने लगा, मगर अंदर से जो किपियत हो रही थी मेरा दिल जानता था। महमूद गिरफ़्तार हो गया। शाह साहब मुझे बता चुके थे कि महमूद के हाथों भी कत्ल हो गया है, वो भी कातिल है और न जाने उसे क्या सज़ा मिली है। दिल सीना तोड़ कर निकल रहा था। न जाने दिन कैसा गुजरा, कुछ अंदाज़ नहीं हो सका था। रात को बैरक में आ गया, खाना भी नहीं खाया गया। मेरे साथी रईस खान ने पूछा, क्या बात है मसूद, तबीयत तो ठीक है? हाँ। खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा रईस साहब। दिल? यहाँ भी दिल साथ लाए हो भैया? उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराया। नए कैदी आए हैं? मैंने कहा, हाँ आते जाते रहते हैं। कौन सी कोठरियों में रखे गए हैं? तकसीम हो गए हैं। कुछ इधर भी तो लाए गए हैं। हाँ, वो 3 कोठरियाँ बड़ी नज़र आ रही है। रईस खान ने एक तरफ इशारा करके कहा और मेरी नज़र उधर का तवाफ़ करने लगी। उन्हीं में से किसी में महमूद मौजूद था। महमूद जैसे सारी कहानियाँ मालूम होगी। अम्मी के बारे में, अब्बू के बारे में, मेरी बहन के बारे में दिल तड़प रहा था। बैरक में खामोशी तारी हो गई। बस कभी कभी सेंतरी के बूटों की आवाज़ सुनाई देती और उसके पाँव नज़र आ जाते। इसके सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। दिल में ख़याल आया, क्या महमूद सज़ाए मौत का मुजरिम है? कत्ल के नतीजे में उसकी तवक्को तो की जा सकती थी। उसे क्या सज़ा दी गई है? क्या मैं हमेशा के लिए अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों नहीं समझती कि ये मुजरिमों का गिराना नहीं है? हम मुसीबत ज़दा लोग हैं, हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। हम पर रहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों नहीं समझती दुनिया? क्या ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है? हमारा कोई कसूर नहीं है। वो शैतान मुझे एक गंदे काम पर उकसाना चाहता है। वो एक मुक़द्दस मज़ार की बेहुरमती कराना चाहता है मेरे हाथों। अपने काले जादू को मुकम्मल करने के लिए वो मेरा सहारा तलब कर रहा है और मैं अपने अक़ीदे के मुताबिक इस गंदी कोशिश में उसका साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ रहम क्यों नहीं किया जाता? ये सब उस शैतान के अलकार क्यों बन गए हैं? ये मेरा साथ क्यों नहीं देते? और अगर मैं शैतानियत पर उतर आऊँ तो ये फिर रोते चीखते फिरेंगे। क्यों नहीं सोचा जाता मेरे बारे में? क्यों नहीं करते ये कुछ मेरे लिए? सब उस शैतान का साथ दे रहे हैं। आज अगर मैं बुराई के रास्ते अपना लूँ, अपने दीन के रास्ते छोड़कर उस शैतान बुरी आचरण का साथी बन जाऊँ, तो फिर ये सब मेरे तलवे चाटेंगे। शैतानियत का राज क्यों कायम होने दिया जा रहा है? क्यों उकसाया जा रहा है मुझे? अगर महमूद को फांसी हो गई, अगर वो सज़ा पा गया, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊँगा। सुन लो मेरी बात, अगर तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया तो मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मैं भी गलत रास्तों पर निकल सकता हूँ। रोको मुझे गलत रास्तों पर जाने से। लेकिन ये दिल की खामोश चीखें थी जिन्हें सुनने वाला कोई न था। इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। मुझे अपनी बात सुनानी पड़ेगी। इन लोगों को अमल करके दिखाना पड़ेगा। जज्बात के ये बोल उनके कानों तक पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँचेंगे। अमल चाहिए, अमल। आह, वरना मैं महमूद को हमेशा रोता रह जाऊँगा। इतनी बेबसी अच्छी नहीं है। मुझे महमूद के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। दिल में लहरें उठने लगी, हाथ पाँव में उखड़न सी पैदा हो गई। रईस खान गहरी नींद सो रहा था। कमबख्त को पता नहीं ये नेमत कहाँ से मिल गई थी। वो सो जाता था तो अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी काट दिया जाता तो शायद उसे सुबह ही को उसका पता चल जाता। इतनी गहरी नींद सोता था वो। आंखों की नमी खुश्क हो गई थी, एक जलन सी पैदा हो गई थी इन आंखों में।
دماغ میں بھی کچھ سیاہ سے دبے ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن بائی کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا، چنانچہ سازشیں جنم پانے لگی، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اسے بوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے قہقہہ لگا کر اس سے کہا تھا کہ بیماری روزانہ تو نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں میں نے محمود کو دیکھا تھا، اور اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے، سینتری ڈیوٹی پر آ گیا، اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے جاگ رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کی ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کر رہا تھا، اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سینتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی، اور اس سے خون بہنے لگا۔ تب ہی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا، اور میرے حلق سے اذیتناک کراہیں نکلنے لگی۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لے۔ تدبیر کارگر ہوئی، سینتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔